जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में आप सभी भाई बहन लोग अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग अधिगम की परिभाषाएं एवं मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के संदर्भ में कौन कौन से अपने मनोविज्ञान के सिद्धांत बताए हैं अधिगम के परिप्रेक्ष्य में, इसको दोस्तों कल के वीडियो में हम लोग ने जाना और हमने आपको काफी अच्छे समझाने का प्रयास किया था। और दोस्तों, कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाले अपने वीडियो में प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम के अपने सिद्धांत बताए हैं उनको मैं प्रत्येक की व्याख्या करके आपको एक क्लास दूंगा और उसी से संदर्भित यह वीडियो आपका होने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है और यदि आप इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न अधिगम से हमारे पेपर में मिलते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो ये बन जाता है। अपने दोस्तों को शेयर करके यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतियोगिता से संबंधित ही वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। दोस्तों चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ बोर्ड पे 4 मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम के संदर्भ में अपनी व्याख्याओं को बताया है, मैं आपको क्रमानुसार समझाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। पहले जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के संदर्भ में अपनी मनोविज्ञान की परिभाषा को दिया है, बंडूरा महोदय ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताया था अधिगम के परिप्रेक्ष्य में। वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और जिनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में अल्बर्ट बंडूरा जी का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 को अल्बर्टा प्रदेश में हुआ, जो कि कनाडा में पड़ता है, और यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अधिगम के संदर्भ में अपनी मनोविज्ञान की जो सिद्धांत बताया है उसे दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो हम कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, जो अन्य नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। अनुकरण का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत। एक बच्चा किसी मॉडल को देख करके उसकी तरह सीखने का प्रयास करता है, उसकी तरह मॉडलिंग करने का प्रयास करता है, जो कि मॉडलिंग के सिद्धांत में आता है। ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का अन्य नाम है मॉडलिंग का सिद्धांत, प्रेक्षण द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। इस बुक में उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बच्चे द्वारा संज्ञान लेकर के समाज को देख करके अपनी बुद्धि में जो अवलोकन के माध्यम से बच्चा सीखता है उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन नामक बुक में की थी। दोस्तों, अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं, स्किनर महोदय हैं, जिन्होंने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बहुत पूछा जाने वाला सिद्धांत है, हमारे टीचिंग संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर द्वारा, स्किनर महोदय द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया, जिसे दोस्तों आरएस थ्योरी, नैमित्तिकीय अनुबंधन, आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। दोस्तों, सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्यूरहस फ्रेडरिक है, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में थे, और वो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 ईस्वी में किया था। दोस्तों, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे व कबूतर पर किया था। तो किस पक्षी पर किया था? तो कबूतर पक्षी पर किया था, और चूहे पर उन्होंने अपना प्रयोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कबूतर और चूहे पर करके इन्होंने दिया था। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इनके सिद्धांत की यह है कि इन्होंने अब उस सिद्धांत पर परिणाम पर अधिक बल दिया था। उस सिद्धांत पर वो परिणाम चाहते थे, और परिणाम क्या मिलता है उस पर ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर द्वारा सबसे अधिक बल परिणाम रिजल्ट पर दिया गया था। और दोस्तों, सिद्धांत में उद्दीपन जो था वो प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसे पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपन प्रस्तुत किया गया था कुत्ते जानवर के सामने, और दोस्तों उद्दीपन इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था कबूतर और चूहे के सामने। इन्होंने सबसे अधिक महत्व, स्किनर का ने सबसे अधिक महत्व दोस्तों पुनर्बलन व क्रियाशीलता पर आधारित इनका प्रयोग था। इन्होंने अपने प्रयोग में क्रियाशीलता और पुनर्बलन पर सबसे अधिक ज्यादा बल दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक, जो इन्होंने बुक बताई थी, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर इज ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक में इन्होंने पुनर्बलन और क्रियाशीलता पर आधारित अपने सिद्धांत को पूरी रूपरेखा एवं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इन्होंने बताया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो चूहा उद्दीपन को देख करके नहीं, पुनर्बलन और क्रियाशीलता पर आधारित होकर के उन्होंने आरएस थ्योरी को
दिया था। दोस्तों इसके बाद आगे के एक वैज्ञानिक, तीसरे नंबर की मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, वो दोस्तों पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत आता है। दोस्तों क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हमारे एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार हमसे पूछा गया है कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों इवान पी पावलोव द्वारा क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था, जो कि एक शरीर शास्त्री थे। क्या थे? शरीर शास्त्री थे, और ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के मनोवैज्ञानिक थे अगर हमसे पूछ ले तो ये रूस, रशिया के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, और उसके अलग अलग नाम लिख करके भी हमारे ऑप्शन में आता है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन, संबंध प्रत्यावर्तन, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सीआर थ्योरी, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत भी, इन अन्य नामों के भी नाम से क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का जाना जाता है। दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में पावलोव महोदय ने किया था, और इन्होंने अपना प्रयोग स्वाभाविक क्रिया पर किया था। किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग दोस्तों स्वाभाविक क्रिया पर किया था, और दोस्तों इनका प्रयोग कुत्ते पर आधारित था। उन्होंने कुत्ते के सामने उद्दीपन रखा था, और उद्दीपन देख करके कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी। इस पर आधारित इनका स्वाभाविक क्रिया पर इनका प्रयोग था। 1904 ईस्वी में जिस साल इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उस साल ही इनको पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये शरीर शास्त्री थे, और इनको पाचन क्रिया पर नोबेल पुरस्कार 1904 ईस्वी में इवान वी पावलोव को मिला। दोस्तों इसके आगे एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक, जो कि अमेरिका के सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जानवरों पर प्रयोग किया था, जिन्होंने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक महोदय थे। इनका थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के संबंधवाद सिद्धांत में कौन सी सिद्धांत, क्या बातें बताई हैं। तो दोस्तों E.R. थॉर्नडाइक जो अमेरिका के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पशुओं पर अपना प्रयोग किया था, और ये दोस्तों 1874 से 1949 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। और दोस्तों इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में किया था, और इन्होंने ये पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी में शोध प्रबंध करते थे, जिसका शीर्षक क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस जो इनका शीर्षक था, जो इन्होंने पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी के शोध प्रबंध में इनका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस। और एनिमल इंटेलिजेंस के माध्यम मतलब पशुओं पर आधारित ये प्रयोग कर रहे थे, और 1898 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत का, सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। दोस्तों ये अमेरिका के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पशुओं पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने पशुओं पर सबसे पहले अपना प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत को हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे इनका अन्य नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी के भी नाम से हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जानते हैं। दोस्तों सीखने के इन्होंने 5 गौड़ नियम बताए थे। कई बार हमसे पेपर में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम में से कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, इसका भी हमको अवलोकन करने को मिलता है। तो दोस्तों इन्होंने 5 नियम, सीखने से संबंधित 5 नियम बताए थे। पहला नियम इन्होंने बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा नियम बताया है दोस्तों आत्मीकरण का नियम, तीसरा नियम बताया है मानसिक विन्यास का नियम, चौथा नियम इनसे कई बार पेपर में आया हुआ है आंशिक क्रिया का नियम कौन से मनोवैज्ञानिक का गौड़ नियम है। तो थॉर्नडाइक जी ने इन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत में 5 गौड़ नियम में से एक गौड़ नियम आंशिक क्रिया का नियम है। दोस्तों 5वां और लास्ट इनका गौड़ नियम था साहचर्य परिवर्तन का नियम। इन्होंने ये 5 अपने सीखने के सिद्धांत में जब ये पीएचडी कर रहे थे, इन्होंने शोध प्रबंध में एनिमल इंटेलिजेंस पे अवलोकन किया था। इन शोध प्रबंध जिसका शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस था, उन्होंने 1898 में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था, जिसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और संबंधवाद के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी। और दोस्तों इन्होंने सीखने के 5 गौड़ नियम दिए हैं। 4 मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से अपने अधिगम के सिद्धांत दिए और उस अधिगम के सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने बताया। दोस्तों इसके आगे के मनोवैज्ञानिकों की परिचर्चा हम लोग अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अपने मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत बताए हैं, उसको दोस्तों हम लोग अपने आने वाले वीडियो में क्रमानुसार चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।